तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी कैंप तक फैमिली अच्छी होगी। बात शबनम केस की हो रही है और ये एक ऐसा केस है जिसमें चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर एक कोर्ट ने शबनम को फांसी की सजा सुनाई। ऐसा क्यों? उसकी वजह ये थी कि जो इस केस की पूरी जांच हुई, जो इसमें आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे, उन्होंने इस बिना किसी आई विटनेस, बिना किसी चश्मदीद के इस केस को जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, इसके बाद कोर्ट में पेश किया, यहाँ तक कि अदालत को ये कहना पड़ा कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में ऐसी जांच नहीं देखी जिसकी वजह से कोर्ट को अपना फैसला सुनाने में इतनी आसानी हो। और इत्तेफाक से हमारे साथ आज आरपी गुप्ता जी मौजूद हैं, जो शबनम और सलीम के इस केस के आईओ थे और बहुत ही मैक्सिमम रिकॉर्ड दिन में इन्होंने इस पूरे मामले की जांच की और उस जांच का नतीजा है कि आज शबनम फांसी की दहलीज पर खड़ी है। बहुत बहुत स्वागत आपका गुप्ता जी। पहला सवाल जो एक जहन में आता है हमेशा वो यही है कि एक इतना बड़ा मामला जिसमें एक फैमिली के 7 लोगों का कत्ल हुआ और कातिल घर की बेटी है, ऐसे सिचुएशन में उससे पूछताछ भी करनी है और आपको ये भी पता नहीं कि कातिल घर का है कि बाहर का है। पहली बार ऐसी कौन सी चीज़ हुई जिससे आपको लगा कि कातिल बाहर से नहीं आया बल्कि घर का है? ऐसी क्या चीज़ थी? जब मैं एसपी के आदेश से मैं जब ग्राम बामनखेड़ी में पहुंचा तो सबसे पहले वहाँ पे बाहर, घर के बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे, प्रधान भी मिले थे। तो प्रधान जी से मैंने थोड़ा सा 2 मिनट बात की, पूछा मैंने भाई क्या मामला हुआ था। तो प्रधान जी ने बताया कि रात को शबनम जो है चिल्ला रही थी कि मेरे घर वालों को बदमाश सभी को मार गए हैं और सामान लूट के ले गए हैं। जब हम उसकी आवाज़ सुन करके घर पर पहुँचे तो जीने की कुंडी अंदर से बंद थी। तो इस पर मेरे को थोड़ा सा शक हुआ कि जब बदमाश लूट कर ले गए तो कुंडी बंद क्यों थी। तो वहाँ पे उस समय तक सभी अधिकारी और पुलिस वाले पहुँच गए थे। मेरे को एसपी साहब ने उसके घर पे कहा कि तुम थोड़ी सी जा कर के थोड़ी सी बातचीत करो। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते थे, मैं गया तो शबनम और उसके परिवार वालों ने बहुत पश्चाताप कर रहे थे, बुरी तरह रो रहे थे। थोड़ी सी मैंने चेष्टा की शबनम से बात करने की कि ये घटना कैसे हुई। तो शबनम ने मुझे को थोड़ी सी बात बताई कि ये घटना जो है रात को हुई है। और मैंने पूछा कि जब ये घटना हुई थी तो तुम कहाँ थी? तो उसने बताया कि मैं ऊपर छत पर लेटी हुई थी। तो मैंने कहा जब आप ऊपर क्यों लेटी थी, बाकी परिवार वाले नीचे लेटे, तो तुमको ऊपर जाने का क्यों जाना पड़ा? वो लोग गर्मी अधिक थी इसलिए मैं चली गई। मैंने उससे क्वेश्चन किया कि तुम्हारे घर में तो इन्वर्टर भी लगा हुआ है, बिजली भी है, तो ऐसा क्यों किया? फिर आप अगर ऊपर लेटी हुई थी तो आप फिर रात को 1 बजे नीचे क्यों आई? तो उसका ये जवाब था कि बूंदाबांदी बारिश हुई थी इसलिए मैं आई थी। मैंने बूंदाबांदी तो नहीं हुई है, इस पर भी मुझे शक हुआ। फिर मैंने देखा कि 7 डेड बॉडी 4 पाइयों पर उस हिसाब से पड़ी हुई थी जैसे कि उनको मारने से पहले कुछ सी दी हो। कोई कपड़ों में कोई सिकुड़न नहीं थी और कोई भी आदमी कोई तड़फड़ाया नहीं, सीधे के सीधे उनकी हत्या की गई और सभी के गले पर कटे का निशान था। तो मैं इस पे पहुंच गया कि मोडस ऑपरेंडी केवल एक आदमी ने ये सब हत्या की है। इसके बाद में उसके परिवार वाले भी ज़्यादा उससे बात नहीं करने दे रहे थे। उसकी चाची जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रही थी कि आप इससे क्या बातचीत कर रहे हो। फिर वहाँ पब्लिक ने जाम लगा दिया था, तो फिर मैं वहाँ पर पब्लिक के पास चला गया, उनसे हमने बात की। तो पब्लिक में कुछ राजनीतिक लोग भी पहुँच गए थे, सेंट्रल मिनिस्टर भी 2-4 वहाँ पे आ गए थे, क्योंकि घटना बहुत संगीन घटना थी। इलाके में और हाहाकार मच रहा था। अब पब्लिक में फिर अधिकारियों से बात करके कुछ पब्लिक का मूड था, तो तफ्तीश फिर मुझे आई साहब श्री गुरबचन लाल जी ने मेरे को आदेश किया। आप जब घर गए पहली बार तो आपने जब देखा कि पूरे एक घर के अंदर 7 लाशें पड़ी हुई, तो ये सारी लाशें कहाँ पड़ी हुई थी? सभी लाशें जो हैं अनीस और उसकी वाइफ और
अंजुम और उसका बेटा अर्श डबल बेड पे थे। बाकी सभी चारपाइयों पे लेटे हुए हत्या की गई थी। पहली बार जब आपने शबनम को देखा इस इंसिडेंट के बाद, तो आपने क्या पाया, वो क्या कर रही थी? मैंने ये उसमें पता तो मुझे लग गया कि इनको संभवतः मारने से पहले कोई नशीली चीज जरूर दी गई है, जिससे इनमें कोई न कोई सिकुड़न का कपड़ों पे है, न कोई तड़फड़ाया है, न वो है। निश्चित रूप पे जिस अपराधी ने घटना की है उसने पहले इनको कोई नशीली या कोई चीज जरूर दी है, जिससे ये घटना हुई है। घटना इतनी बड़ी थी कि यूपी की राजनीति में भी बड़ा इसको लेके धरना प्रदर्शन, जैसे आपने कहा, उस वक्त मुख्यमंत्री थी मायावती, और ये भी था कि मायावती लोगों के इस सारी चीजों को देखते हुए दौरा करने के लिए हसनपुर और शबनम के घर आ रही थी। वो क्या था और उस वक्त आप लोगों के ऊपर क्या? घटना के दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी मायावती जी 17/4 को बामनखेड़ी में आई थी। अब सब अधिकारी उनसे सख्त, मुख्यमंत्रियों में शुमार थी, सब अधिकारी कुछ चिंतित थे, पता ना क्या वो 7 आदमी मरना एक ही परिवार के, बहुत तवील घटना थी। मैं मुतमिन ये हो गया था कि मैं घटना जल्दी खुल जाएगी, तो मैं भी फिर उनके पीए से जा करके मिला, बात थोड़ी बहुत की मैंने। आखिर में मुख्यमंत्री जी शबनम को बतौर सहायता 5 लाख रुपए देने उसके घर पर गई। रास्ते में मैंने उनके पीए महोदय से कहा कि आप उसको 5 लाख रुपए शबनम को देने जा रहे हैं। मेरी अब तक की विवेचना में मुझे ये है कि घटना हो घर के ही किसी व्यक्ति ने की है, और घर का व्यक्ति एक ही बचा है, तो इसमें शबनम का हाथ हो सकता है। अभी आप पैसा रुपये इसको मदद की मत दो, क्योंकि फिर संदेश गलत जाएगा, मैं इसको खोल दूंगा। इस पर पीए साहब कुछ रुष्ट भी हुए। इसके बाद विधायक श्री हाजी सरपंच साहब ने फिर मेरा पक्ष रखा, तो मेरे पक्ष पे मुख्यमंत्री जी मान गई और उन्होंने उस शबनम को 5 लाख रुपए नहीं दिए। 5 लाख रुपए शबनम को नहीं दिए, उसके बाद मुख्यमंत्री दौरा करके चली गई। अब आपके ऊपर एक दबाव, एक तनाव है, साथ साथ कत्ल हुआ है और उसको सॉल्व करना है। इस केस में ऐसी पहली चीज क्या थी जिससे आपको लगा कि ये केस खुलेगा, और सलीम कब सीन में आया पहली बार? पहली बात तो ये थी कि जब शबनम से पूछा कि बदमाश कैसे चढ़े और कैसे गए, तो उसने कहा दीवार के सहारे चढ़े, और वो बदमाश जो घटना करके जीने से गए। जब जीने से बदमाश जाएंगे तो अंदर की कुंडी कैसे बंद हो गई? इसका मतलब यह है कि कोई अंदर का आदमी होगा, वही कुंडी बंद करेगा। इसके बाद में ये जो है इनको जो हत्या की गई है, इस स्थिति में ये हुआ कि इनको मारने से पहले कोई निश्चित तौर पर इनको कोई नशीली चीज दी गई है। नशीली चीज कौन दे सकता है? परिवार का ही बंदा दे सकता है। इसके बाद में वो जिस तरीके से बात नहीं कर रही थी, बार बार वो अपने को साबित कर। तीसरी बात यह है कि वो अकेली को गर्मी क्यों लगी शबनम को, जो छत पे गई, ये भी उसका एक बहाना था। जब अंदर इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जब कोई और उसका घर का मेंबर नहीं गया। फिर इसके बाद में जब बारिश नहीं हुई तो उसको बताया कि मैं 1 बजे जब बूंदाबांदी हुई तो मैं नीचे उतरी। तो नीचे क्यों आई जब बूंदाबांदी नहीं हुई थी? ऊपर ही उसको सोना चाहिए था। इसके बाद में उसने 7 आदमियों को क्यों देखा चद्दर उठा करके कि ये जिंदा है मरे हुए, ऐसा उसको क्यों शक हुआ? ये भी एक पॉइंट है कि इसमें जो है उसको क्या जरूरत पड़ी सोते हुए आदमी को देखने की, ये जिंदा है या मरे हुए हैं। तो मेरे को शक हो गया था कि इसमें शबनम का निश्चित तौर पे हाथ हो सकता है। शक था, लेकिन ऐसे माहौल में जब एक परिवार के 7 लोगों का कत्ल हो गया और एक ही जिंदा है, लोगों की हमदर्दी भी उसके साथ थी, मुख्यमंत्री तक को आना पड़ा, तो ऐसे में अब उससे पूछताछ करना कितना मुश्किल काम था कि इस माहौल में आप उससे कैसे पूछताछ करें? कि हमने जितना क्लू लेना था तो ले लिया, लेकिन उसके बाद हमने उसको न कोई कार्रवाई से पूछताछ करी, न हम उसके पास फिर बाद में ज्यादा गए भी नहीं। फिर मेरे को वहाँ पे, तो मैं पहले 2004 में भी करीब 1 माह में हसनपुर का इंस्पेक्टर रहा था, तो लोग मेरे पे थोड़ा विश्वास करते थे। तो एक व्यक्ति ने आके मुझे बताया कैसा आप फलाने व्यक्ति को उठा लो तो हो सकता है आपका केस सॉल्व हो जाएगा। मैं उसको फिर 18 तारीख को उसको
गजरौला के पास से। ये फलाना व्यक्ति कौन था? सलीम था। अच्छा, ये सलीम तो आपको मुखबिर ने कहा कि उसको? उन्होंने बताया कि सलीम, क्योंकि सलीम जो है इसके साथ घूमता था और सलीम इसको मोटरसाइकिल पर बैठा करके स्कूल पर छोड़ता था और सलीम से ये आधा घंटे बात करती थी। हो न सके हो ये सलीम ने प्रेम प्रसंग में होके ऐसा कर दिया हो, आप सलीम को पकड़ लें। सलीम को पहले 15 तारीख को पकड़ा भी था और पुलिस ने इंटरोगेट करके उसको छोड़ दिया कि ये नहीं है। फिर मैं दोबारा उसको 18 तारीख को पकड़ के लाया। वो जानता था कि आदमी थोड़ा टाइट है, तो मैंने उसको ज़्यादा टॉर्चर भी नहीं किया और रात के करीब 7 साढ़े 7 बजे उसने मुझे पूरी घटना बता दी और एक एक चीज़ मुझे सब घटना के बारे में बताया कि क्यों किया ऐसा। उसने बताया कि मैंने ये सब प्रेम प्रसंग में किया था क्योंकि शबनम जो है मेरी से शादी करना चाहती थी। घर वाले जो है वो किसी कीमत पर राजी नहीं थे क्योंकि शबनम का परिवार जो है वो पढ़ा लिखा पैसे वाला है, हम लोग गरीब हैं। इसके बाद में शबनम ने ये योजना बनाई कि क्यों ना हम पूरे घर को हम हत्या कर दी जाए और हम पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे, हम दोनों ऐश करेंगे जिंदगी की, किसी को शक भी नहीं होगा। इसी पर शक में उसने अपने चचेरे भाइयों को नामजद कर दिया कि अगर मैं भाइयों को जेल भिजवा दूंगी तो कोई मेरे पे शक नहीं करेगा। पुलिस ने उनके भाइयों को पकड़ा भी, थाने में बैठा रहा, लेकिन उनने कोई घटना के बारे में नहीं बताया। जब सलीम ने पूरी घटना बता दी, इसके बाद शबनम से हमने बात की। सलीम ने जब घटना बताई तो आपको ये भी बताया था कि कुल्हाड़ी से कैसे मारा था? सलीम ने बताया कि कुल्हाड़ी उसने शबनम ने सभी के सिर पकड़े, मैंने कुल्हाड़ी से उनके सबके गले काट दिए। इसके बाद में कुल्हाड़ी को मैंने तालाब में फेंक दिया जी। तो फिर मैं उसको लेकर के गया तो मैंने उसकी निशानदेही पर तालाब से कुल्हाड़ी बरामद की, उसके खून के कपड़े बरामद किए, मोबाइल फोन बरामद किया। उस समय इस पे जो मोबाइल, दोनों पे मोबाइल थे और सिम था, वो किसी को नंबर के बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि सलीम ने हसनपुर के एक दुकानदार से दूसरे के नाम से सिम लिए और फर्जी उनको एक्टिवेट कराया और मोबाइल भी दोनों नए खरीदे थे, जिनसे पहले दोनों ने अपने ही दोनों बात की और किसी से बात नहीं की। ये भी एक कठिन समस्या थी। लेकिन सलीम ने जब मोबाइलों के हमको नंबर बता दिए तो फिर हमने देखा उसको, तो उसने रात में, जिस घटना रात थी उसमें 52 बार उसने सलीम और शबनम ने आपस में बात की थी। ये भी एक पूरा प्रूफ बड़ी सबूत मिला पक्के वाला कि रात में उन्होंने 52 बार बात की है, तो बिना कोई कारण के क्यों करेगा। सलीम की इस इकबाल जुर्म के बाद कि हमने ऐसा किया है, तब फिर आपने शबनम को पहली बार कब उठाया या पूछा? शबनम को हमने रात में उठाया था 18 तारीख को ही, और उसने पहले तो नाम कर दिया, लेकिन उसने जब सलीम ने कहा कि अब बता दे, मेरे सब बात बता दिए, तो फिर शबनम ने पूरी कहानी बताई और वो भी रेपर दिया गोलियों का, वाइकोट की गोली जो उनको दूध में परिवार वालों को शबनम ने दी थी, वो वाइकोट की गोली पागवाड़ा से खरीद करके सलीम ले गया था और सलीम ने ले जा करके उसको शबनम को दे दिया था। शबनम ने दूध में डाल करके अपने परिवार वालों को पिला दिया था, खुद नहीं पिया था, और वही वाइकोट की गोली, खून के कपड़े और मोबाइल फोन बरामद हुआ था। शबनम के खून से सने हुए कपड़े भी आपने बरामद किए उसके बाद? उससे खून के कपड़े उसने बरामद कराए थे, जिनको फॉरेंसिक साइंस के लिए आगरा लैब में भेजा था और उनका मिलान कराया था, वो मिलान भी सही बैठा। दूसरी ये है कि जिस दिन उसका पोस्टमार्टम हुआ तो मैं पोस्टमार्टम कराने खुद गया था, तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछा था, मेरे डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, जैसा मैंने पहली निगाह में देखा है, क्या इनको कोई नशीली चीज़ दी गई है? डॉक्टर साहब की 100% इनको मारने से पहले नशीली चीज़ दी गई है। मैंने कैसे आपको अनुभव हुआ? उनकी अंदर की खाल जो है वो लाल हो गई है, जबकि सफ़ेद होनी चाहिए। फिर मैंने उसका बिस्रा प्रेजेंट करवाया और बिस्रा को मैंने लैब के लिए आगरा भेजा। आगरा में से वो बायपूस का नशीला पदार्थ पाया गया, जिसका मिलान जो है उस रेपर से हुआ। जब
शबनम ने भी मान लिया कि हाँ ये मैंने किया है, तो इसके बाद उसने आपको पूरी कहानी सुनाई होगी कि ऐसा क्यों एक साथ 7 लोगों को, अपने ही घर वालों को मारना, इतना बड़ा कदम उसने क्यों उसने स्पष्ट बता दिया था कि पहले तो यह है कि मैंने जो अपने घर वाले हत्या की है, मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे कोई पछतावा है, जो मैंने किया है वो खुले मन से किया है, मेरे सामने मजबूरी थी। उसने वो प्रेगनेंट वाली बात तो नहीं बताई थी, प्रेगनेंसी वाली, वो तो हमको बाद में पता चला, तो मैंने उसकी डॉक्टरी कराई थी। लेकिन उसने ये कह दिया था कि मैं सलीम के बिना रह नहीं सकती थी, और घर वालों को मैंने बहुत प्रेशर बनाया कि ये सलीम के साथ शादी कर लें। लेकिन उसमें जो है परिवार की दिक्कत आ रही थी कि वो परिवार थोड़ा छोटा और हमारा परिवार थोड़ा हाई फाई था, इसलिए घर वालों ने मुझे पीटा भी था और शादी के लिए किसी कीमत पर राजी नहीं हुए। यहाँ तो मेरा मोबाइल भी उन्होंने ले लिया था, जिससे मैं बात नहीं करूँ, लेकिन मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि शादी करूँगी तो सलीम से करूँगी, नहीं किसी से करूँगी नहीं। एक जांच में आपने बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो बच्चा था सबसे छोटा 11 महीने का, उसका गला दबा दिया गया था, लेकिन तब भी वो मरा नहीं, फिर बाद में शबनम ने दबाया। वो सबसे पहले गला उसी रात को सलीम ने गला दबाया था, क्योंकि उस लड़की को कुल्हाड़ी से नहीं काटा गया था। सलीम ने उसका गला दबा दिया था, ये जानकर कि ये भी मर चुका है, और सलीम जो है 7 लोगों को काट करके मार करके वो अपने घर चला गया था, और शबनम ने अंदर से जीने की कुंडी बंद करके ऊपर से हल्ला कर दिया था। जब शबनम ने देखा, वो 8 घंटे बाद वो फिर चिल्लाया लड़का, तो शबनम ने फिर टेलीफोन किया सलीम के पास में कि वो लड़का अर्श जो है वो तो जिंदा रह गया है, तुम जल्दी आओ और इसका दोबारा से इसकी हत्या करो। सलीम ने कह दिया मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, अब तुम ऐसा करो, इसकी हत्या खुद करो, इसका गला दबा दो। शबनम ने उसका खुद अपने हाथों से 11 महीने के बच्चे का, अपने भतीजे का गला दबा करके हत्या की। एक और चीज़ थी कि शायद उस दिन दोनों भाई की जान बच सकती थी जो शबनम के घर में थे। वो वापस जा रहे थे अपने अपने काम पर, लेकिन रास्ते से शबनम ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। अनीस और राशिद, अनीस जो है चंडीगढ़ में इंजीनियर था, और राशिद जो है MBA कर रहा था मेरठ से। शायद कोई त्योहार था, तो उसमें ये दोनों भाई घर पे आए हुए थे। जब घर पे थे तो योजना बिल्कुल उसने सलीम और शबनम ने बना ली थी, लेकिन भाई दोनों जो है वो 14 तारीख को चले गए। जब वो गजरौला पहुंच गए तो उन्होंने फिर भाई को टेलीफोन किया कि भाई आज मन जाओ, कल चले जाना, अब आप लौट आओ, कोई काम उसने बता दिया। इस पर दोनों भाई गजरौला से लौट आए और उसी योजना के मुताबिक उनको रात में उनकी हत्या कर। मतलब वो पूरे परिवार का खात्मा एक साथ करना चाहती थी। वो तो योजना के मुताबिक उनको वापस करवाया था कि अगर एक भी बंदा रह गया परिवार में तो फिर प्रॉपर्टी हमको नहीं मिलेगी। एक कहानी ये भी आई बीच में कि जब ये सारी चीज़ें खुल गई तो सलीम ने कहा था और शबनम से क्या, हम दोनों भी अब जहर खा के मर जाए। ऐसा है, जब सलीम के यहाँ मैंने घर पे दबी दी तो सलीम को ये पता चल गया था कि दूसरा कोतवाल आ गया है, जो पहले भी 2004 में रह चुका है, थोड़ा टाइट है, अब ये मेरे को जरूर पूछ लेगा। तो उसने क्या किया कि उस 16 तारीख को ही शबनम के पास गया और कहा कि कोतवाल बहुत और ये मेरे को जरूर पूछ लेगा, ऐसा करें दोनों ही कोई जहरीली चीज खा ले जिससे ये घटना खुलेगी नहीं और बुरी हालत होगी इसमें। शबनम ने उससे बोल दिया कि गला तेरे काटा है कुल्हाड़ी से, तू जाने, मैं क्यों जहर खा के मरूं, तू अपना यहाँ से जा, मैं कुछ नहीं करूँगी। ये सलीम ने बताया था, इसके लिए शबनम राजी नहीं हुई। इस पूरी जांच के दौरान जितनी बार भी आप शबनम से मिले, कभी आपको लगा कि उसको कोई पछतावा हुआ या अफसोस कि पूरा खानदान ही उसका खत्म हो गया? कोई शबनम को मैंने पूछा तो शबनम ने शुरू में जब मैंने गिरफ्तार किया था उसको 18 तारीख को, तब भी कोई उसको अफसोस ना, मैंने कहा कि अपने पूरे परिवार को हत्या करने में कोई अफसोस नहीं। बोलो बिल्कुल नहीं, मैंने जो किया है वो अपनी बुद्धि से सही किया है, मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करती, घर वाले राजी नहीं थे और मैं उससे शादी करना और कोई चारा नहीं था। सलीम के पास पैसा नहीं था, हमको पैसे भी चाहिए ऐश मौज करने के लिए, इसलिए मैंने घर वालों की हत्या की और फिर हम प्रॉपर्टी काफ़ी थी तो हम ऐश मौज करते, लेकिन ये बदकिस्मती केस खुल गया। तो गुप्ता जी, ये वो केस था जो रात के अंधेरे में एक घर के अंदर हुआ, 7 लोगों का कत्ल। इसमें कोई आई विटनेस नहीं, कोई चश्मदीद नहीं। ऐसे केस में सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस
जो होते हैं वो होते हैं। ऐसे केस को अदालत में ले जाके कामयाबी से सज़ा दिलवाना बड़ा मुश्किल होता है। इस केस में आपकी चुनौती यही थी कि कोई विटनेस नहीं था, इससे पहले कोई डाउट नहीं था। तो कितना मुश्किल या कितना आसान रहा आपको इस केस को अंजाम तक पहुंचाने? शुरू में जब ये घटना हुई थी, तफ्तीश जो मेरे को मिली थी, तो मेरे को बहुत बड़ी घबराहट थी। लेकिन इसमें क्या है कि एविडेंस जो साइंटिफिक एविडेंस जो है सब मिलती गई कायदे की, हालांकि आई विटनेस कोई नहीं था। दूसरा, शबनम ने एक उस्तादी की कि इसको केस को डाइवर्ट करने के चक्कर में अपने चचेरे भाइयों को नामजद कर दिया कि पुलिस इनको जेल भेज देगी, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन वो चीज़ में वो कामयाब नहीं हुई। अब जैसे कि उसका जीने का दरवाज़ा बंद था, तो ये अंडरस्टैंड थी कि जीने का दरवाज़ा, जब बदमाश जीने से होकर गए हैं तो जीने का दरवाज़ा कैसे बंद हो जाएगा, इस पर शक हुआ। शबनम का ऊपर जाना और फिर बहाना लगा करके नीचे आना, ये भी एक एविडेंस थी। तीसरी है कि वो सभी के शरीर पर चादरें पड़ी थी, तो शबनम को ये क्या जरूरत पड़ी रात में सोते हुए आदमी को कोई क्यों देखेगा कि ये जिंदा है मरा हुआ है, ऐसी क्या नौबत आई शबनम को देखने की, वो भी एक शक का दायरा था। दूसरा, दीवार के ऊपर कोई चढ़ने का बदमाशों का निशान नहीं था, ये भी एक एविडेंस थी। इसके बाद में रात में 52 बार बात करना, ये भी एक शंका थी। इसके बाद उसने बायपोल का रैपर मिलना और उसको फिर सलीम का लोकेशन भी सलीम का पाकवाड़ा से ले गया। उस समय का लोकेशन, जिस समय उसने बायपोल की गोली खरीदी, उसका लोकेशन जो है पाकवाड़ा का था। इतने साल के बाद अब फिर एक सुगबगाहट शुरू हो गई है शबनम की फांसी को लेकर कि शायद जल्दी हो जाए। एक आईओ के तौर पे आपने जो केस को जिस तरीके से रखा, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? ऐसा है, नारी समाज में नारी का बहुत बड़ा सम्मान है। अब भी लोग जो हैं वो लड़के की अपेक्षा लड़की को बहुत सम्मान देते हैं। लड़की ने अपने माँ बाप का विश्वास खत्म करके ये बहुत ही जघन्य अपराध किया है। जो कहते हैं कि शबनम का लड़का छोटा है, क्या शबनम ने अत्याचार नहीं किया? जो अपने 11 महीने के भतीजे की गला दबा कर हत्या की, बाकी अपने माँ बाप, दोनों भाई भाभी, बुआ की लड़की, इन सभी का हत्या करना, क्या ये कम अपराध है? मैं ये जो इसने दया की जो अपील की है, मैं ये चाहूँगा कि इसको जल्दी समाप्त करके इसको फांसी पर लटका जाए, जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए और एक नारी के लिए उदाहरण बने जो ये घटना करने में थोड़ा संकोच करें। एक आखिरी सवाल गुप्ता जी, आपके अपने 2008 में ये इंसिडेंट हुआ, 2012 में आप रिटायर हुए, पूरे पुलिस करियर में आपके ये केस आपको कहाँ पे आप इसको रखते हैं? वैसे मैं आतंकवाद में भी रहा हूँ, पीलीभीत में 6 साल इंचार्ज रहा हूँ, वहाँ भी एक टिपिकल केस आए थे आतंकवादियों के। लेकिन ये सबसे मेरे नौकरी की सबसे बड़ी घटना और सबसे कठिन विवेचना थी, जिसमें मुझे कामयाबी मिली और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने मेरे लिखे हुए पर विश्वास करते हुए और फांसी की सज़ा दी। हालांकि जज साहब ने फांसी सज़ा के देने से 1 घंटे पहले दोनों मुलजिमों को अपने चैम्बर में बुलाया था और उनको पूछा, तो दोनों ने इकबाल किया मेरे साथ, कहा कि ये घटना हम लोगों ने की है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जबकि अब कहते हैं कि जो शबनम जो है CBI की जांच चाहती है। जब शबनम ने कोर्ट में जाकर के इकबाल कर लिया तो ये CBI वाली गुंजाइश तो बचती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुप्ता जी। तो ये थे RP गुप्ता जी, इस केस के आईओ, जिनकी वजह से आज शबनम की फांसी की तारीख जी बातें हो रही हैं, नज़दीक है, और इनके ही इन्वेस्टिगेशन की वजह से अदालत ने शबनम और शकील दोनों को गुनहगार ठहराया था। तो फिलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।